2 मिनट। कविता जी से आग्रह है। यहाँ पर से शहीदों को फूल अर्पित करते हुए आप लोग हमारे जो अतिथि हैं हमारे बीच बबीता कच्छप जी जो राष्ट्रीय सदस्य हैं भारत आदिवासी पार्टी के, वो उपस्थित हो चुकी है। साथ ही साथ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सभी अगुवाओं से आग्रह करेंगे कि कृपया मंच पर आकर भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद, भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद। और राज्य सरकार की आदिवासी जन विरोधियों नीतियों के त्रस्त होकर आदिवासी पार्टी के नीति सिद्धांत एवं लक्ष्यों को देखते हुए आदिवासी अगवा मैं स्वयं प्रेम शाही मुंडा, आदिवासी सेना के अध्यक्ष अजय कच्छप, कुंदर सिंह मुंडा, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद करते थे, आदिवासी कह के घृणित करते थे, लेकिन ये पार्टी बहुत आज भारत आदिवासी पार्टी में आज गठन करने की क्यों जरूरत पड़ी। आज 23 साल हो गया झारखंड बिहार से अलग हुए। आप देख रहे हैं आपका जो संविधान में आपको अधिकार मिला है, जो संविधान में आपको हक मिला है, सेंटी एक्ट जैसे कानून, पेशा कानून और तमाम कई अधिकार हैं, आज यहाँ के आदिवासी मूलवासी वंचित है, सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा है। आज हमारे वोट से, हमारे बहुमत से आज सरकार बनाते हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, चाहे जेएमएम की सरकार हो, लेकिन हमारे माँ बाप का अंगूठा के निशाने पर सरकार बनती। लेकिन सरकार बनते ही हम आदिवासी, हम मूलवासी, यहाँ के गरीब आदिवासी, दलित, पिछड़ा सभी को भुला जाते हैं। आज कई एक समस्या है, आज कोई बचाएगा, आज सिद्धांत से जो लड़ेगा उसके पीछे रहना है। और हम लोगों ने मंथन करीब 6 महीना इस पर विचार किए और हम लोग को लगा अगर कोई आदिवासी यहाँ के गरीब गुरुआ को बचाएगा तो पार्टी है आदिवासी, भारत आदिवासी पार्टी। और हम लोगों ने संकल्प लिया अब जो भी कुछ होगा झारखंड में हम लोग स्थापना करेंगे, इसका हम लोग शुरुआत करेंगे। कहा कि आप लोगों को बताने के लिए यहां बुलाया गया है, आपको कहने के लिए बुलाया गया है। आज हम लोग बिरसा मुंडा का पुत्र है, पुत्री है, उसका वंशज है। आज बिना साधन का वो जंगलों में कई एक किलोमीटर जाके, पैदल जाके जंगलों के बीच में मीटिंग करते थे। वो चीज हम लोग भुला रहे हैं। उसी तरह हम लोग संवैधानिक लड़ाई लड़ते हुए
अपना विवेक दिमाग और गांव-गांव में एक होके, जो पहले हम लोग बुजुर्ग लोग होते थे, उस तरह के करके हम लोग को एक होना होगा। नहीं तो अब जमीन का लूट दिनों दिन देख रहे हैं, रोज लड़ाई होता है, रोज लड़ाई होता है। गांव-गांव हम लोग का मन मुटाव, छोटा छोटा गांव है, उसको भी तोड़ के रख दे रहा है। सब गांव बंटवारा हो गया है, भर भैयात में लड़ाई है। तो इसको समझना होगा। आज पट्टा में बाहरी लोग खरीद रहे हैं और वही लोग आप को लड़ा दे रहे हैं। तो तमाम कई एक मुद्दा है, तो हम लोग को एक होना होगा और इस सारी बातों को ध्यान में रखकर आने वाला विधानसभा जो चुनाव होगा उसमें मुंह तोड़ जवाब देना होगा। बिरसा मुंडा का वंशज है, बिरसा मुंडा ने अंग्रेज से नहीं डरा, तो हम लोग राजनीतिक दल से नहीं डरेंगे। ठीक है ना? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, सिद्धू कानू अमर रहे, सिद्धू कानू अमर रहे, तिलका खड़िया अमर रहे। धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये यहाँ पर वीर शहीदों की भूमि नमन करते हुए महामानव क्रांति सूर्य धरती आंबा बिरसा मुंडा को नमन करता हूँ। यहाँ की तमाम जो वीर पुरुष रहे हैं, हम इनकी जीवनियां अगर पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। हम लोग जब यहाँ रांची के यहाँ पर एयरपोर्ट उतरे थे तो कहीं जगह हम गए थे तो महसूस हुआ कि झारखंड के अंदर पग पग पे वीरों का इतिहास है। उन्होंने अंग्रेजों के सामने कभी घुटने नहीं टेके थे और जल जंगल जमीन बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। मैं राजस्थान विधानसभा का सबसे कम उम्र का सदस्य हूं। मैं अक्सर बिरसा मुंडा का इतिहास पढ़ता हूं कि जिस जवानी के अंदर यहाँ पर बाइक राइडर करते हैं मेरे नौजवान भाई, जिस जवानी के अंदर कोई क्या कर रहा, कोई क्या सपना देख रहा, उस जवानी के अंदर बिरसा मुंडा इस समाज के लिए शहीद हो गए थे। और इस प्रेरणा को लेकर हम हमारे इलाके में बात करते हैं। तो आज इस वीर भूमि के अंदर हम आए हैं। हम लोग अक्सर देखा करते थे कि आदिवासियों की समस्या सिर्फ राजस्थान के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर हर इलाके में एक जैसी है। सदियों से सताया गया आदिवासी है और इस समस्या के लिए हम लोग सरकारों के सामने कई बार ज्ञापन देते हैं, धरने प्रदर्शन देते हैं, सड़कों पे आंदोलन रैलियां करते हैं, कई बार मुकदमे लगते हैं और जेलों में भरे जाते हैं। तो समाधान क्या है? तब हमने विचार किया और एक आंदोलन का हिस्सा बने। आंदोलन के तहत एक पार्टी बनाई और पार्टी के माध्यम से हमारे लोग सदन तक पहुंचने लगे और सड़क की आवाज सदन तक ले जाने लगे। हम लोग एक साधारण परिवार से आते हैं। मैं खेती बाड़ी करने वाले पिता मेरे हैं। मैं छोटी मोटी काम धंधा करके भी ऐसा रहता था, पढ़ाई जुगाड़ करता था। मेरे और भी साथी 4-5 विधायक बने हैं। सबकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। अगर हम सोचें तो ये राजनीति हमारे लिए सपना भी नहीं हो सकता। ऐसे साधारण परिवार से हैं, लेकिन हम एक आंदोलन का हिस्सा हैं, इसलिए आज विधायक हैं। हम लोगों ने हमारे जल जंगल जमीन पैसा कानून 5वीं अनुसूची, हमारे पूर्वों के इतिहास संस्कृति से अब छीन भिन्न होता जा रहा था। तब हमने ये मूवमेंट चलाया तो हमने विचार किया कि हमारी आवाज ज्ञापन का ज्ञापन हर बार देते हैं और सरकारी कार्यालय के किसी दफ्तर में कचरे पात्र में भरा जाता है। तो हमारी आवाज को संसद तक ले जाने के लिए एक आंदोलन किया। पहली बार पार्टी बनाई, 4 महीने के अंदर 12 लाख लोग हमसे जुड़ गए देश भर के अंदर। और पहली बार पार्टी बनाते ही 4 विधायक, राजस्थान के अंदर 3 विधायक और मध्य प्रदेश के अंदर 1 विधायक बन गया। पहली बार पार्टी बनी और अभी हाल ही में जो चुनाव हुए वहां पे राष्ट्रीय पार्टियां एक होकर हराने आ गई। फिर भी लोकसभा में हमने एक उम्मीदवार जिता के भेज दिया। तो वहां पर सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी
कि हमने जो पार्टी खड़ी करी, इस पार्टी के अंदर कोई हाई कमांड नहीं होता है। इस पार्टी के अंदर किसी के सामने टिकट लेने के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता है। इस पार्टी के अंदर पैसा देकर टिकट नहीं लाई जाती है। इस पार्टी के अंदर धरातल के कार्यकर्ता तय करते हैं कि हमारे बीच में चरित्रवान कौन है, संघर्ष करने वाला कौन है, हमारे बीच में काम करके हमारे लिए आवाज कौन उठा सकता है, चाहे वो पैसे से गरीब हो, चाहे उसके पास कुछ भी नहीं हो। ऐसे में हमारे कार्यकर्ता तय करते हैं। हम लोग उसे आदिवासी जन प्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली कहते हैं और हमारा चयन उस सिलेक्शन प्रणाली के तहत हुआ है। यदि सारे कार्यकर्ता मिलकर मुझे तय करते हैं और टिकट किसी और को देते हैं तो उसका हश्र ये होता है कि हम लोग 2021 के अंदर उपचुनाव लड़े थे। उपचुनाव में पार्टी ने जो पहले गुजरात की थी टिकट किसी और को दी थी। मेरे को निर्दलीय लड़ना पड़ा, पर मैं 55,000 वोट लाया और वो पार्टी 1800 पे सिमट गई। इसलिए इसका मतलब ये कहना चाह रहा था कि जन प्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली हमारी इतनी मजबूत है कि जिसके साथ में समाज है उसको जिता के छोड़ देते हैं। आज आपके बीच में हम आए हैं, बहुत कम समय के अंदर पार्टी का विस्तार होने लगा, पार्टी का विजन समझ में आने लगा, पार्टी की आवाज सदन में सुनाई देने लगी। तब आंध्र प्रदेश के अंदर लोग जुड़ने लगे, महाराष्ट्र के अंदर जुड़ने लगे, गुजरात के अंदर जुड़ने लगे, मध्य प्रदेश में जुड़ने लगे और मणिपुर के अंदर जुड़ने लगे, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी हमसे जुड़ने की इच्छा जाहिर की। यह पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि थी और आज पार्टी के इसी विजन की वजह से जो हमारी धरातल की आवाज वहां तक पहुंचे, इस वजह से जो तमाम संगठन हमारे एक जैसे वैचारिक विचार रखने वाले हैं हमसे जुड़कर इंडोजीनियस अलायंस के लिए तैयार बैठे हैं। आज यहाँ पर कई सारे संगठन के साथी यहाँ मौजूद हैं, मेरे से कई ज्यादा अनुभवी भी है, उम्र दराज भी है और मेरे से ज्यादा संघर्ष किया होगा। हम लोग हर बार जब पूरे देश के आदिवासी, समस्या इस बात की है कि हम आदिवासी तो बहुत ज्यादा है संख्या में, अत्याचार इसीलिए होता है कि हम अलग अलग झंडे, अलग अलग संगठन, अलग अलग पार्टियां लेकर घूमते हैं। यह बात मैं सच कह रहा हूं। मैंने जहां जहां गया अनुभव महसूस किया कि अलग अलग जातियों में भी बटे हुए हैं, हमारे वहां पर भी अब एक होने लगे हैं। मैं छत्तीसगढ़ में गया, अलग अलग जातियां में वो अपने अपनी ताकत दिखाने में लगे हुए हैं, अलग अलग वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अलग अलग संगठन में बटे हुए हैं। तो हमारे साथ अत्याचार नहीं होगा क्या? हम लोग एक हो गए तो हमारे साथ अत्याचार नहीं हो सकता। सब अपनी अपनी संगठन को एक करके एक मुट्ठी में आकर लड़ते हैं तो हमारे साथ सब अच्छा हो सकता है। ये बात हम कहना चाहते हैं। हम राजस्थान के अंदर पूरे देश की आवाज को उठाते हैं। जब जब हमको लगता है कि मणिपुर के अंदर बेटियां नग्न होती है तो हमें लगता है कि हमारी इज्जत पे आंच आई है। जब हमको लगता है मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी के ऊपर पेशाब किया जाता है तब हमारे ऊपर पेशाब किया जाता है, ऐसा महसूस होता है। जब हमको लगता है कि मध्य प्रदेश के नेमावर में आदिवासी को घसीटा जाता है तो हमको लगता है हमारे लिए ऐसा नुकसान किया गया है। ऐसा लगता है जब जब आदिवासी को जमीन से विस्थापित किया जाता है, चाहे छत्तीसगढ़ का हसदेव अभ्यारण्य हो, हम लोग लड़ने के लिए सदन में तैयार रहते हैं। तब हमको लगता है कि देश के कोने में, किसी भी कोने में आदिवासियों के साथ में कुटाराघात होता है, हमको लगता है कि हमारे शरीर के किसी हिस्से पर चोट लगी हुई हो और ये महसूस करके हम वहां लड़ते हैं। तब हमें सोचने की बात है कि जो लोग आदिवासियों के सर्टिफिकेट लेकर, आदिवासियों के सर्टिफिकेट हासिल करके विधायक बनते, सांसद बनते, तब उनकी जुबानें खामोश क्यों हो जाती है इस समाज के नाम पर? तब हमें सोचना चाहिए कि हमारे लिए कौन सही हो सकता है, कौन गलत हो सकता है। इन बातों के लिए हम लड़ना चाहते हैं। हम लोग कई बार देखते हैं भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर हम लोग राजनीति करते हैं, उनके नाम पर बड़े बड़े स्टेडियम बना लेते हैं। हम सिद्धू कान्हो भैरव चांद के नाम पर हम राजनीति करते हैं, परिवार के साथ फोटो खिंचा लेते हैं। लेकिन उस परिवार की स्थिति क्या है? उस परिवार के लिए क्या किया हमने? करोड़ों का बजट उन महापुरुषों के नाम पर, उनके यहाँ पर समाधि स्थल बने हुए हैं, उनके नाम पर विकास के लिए आते हैं। लेकिन उस परिवार की स्थिति के बारे में कोई जानता नहीं है।
सिर्फ राजनीति करना सब जानते हैं। हम लोग जब ये बात देखते हैं तो हमें दिल में लगती है इस बात को कि हमारे नाम पर राजनीति करने वाले लोग हमारे साथ इस तरह का काम करते हैं। आज देश के अंदर, चाहे आंध्र प्रदेश के अंदर भी नई जो आदिवासियों की पार्टियां हैं वो भी भारत आदिवासी पार्टी के साथ अलायंस के लिए तैयार हैं। ऐसे वक्त में फिर भरोसा नहीं रहता है। अभी दादा ने शुरुआत में कहा था कि हम भारत आदिवासी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, यदि ये पार्टी गलत होती है तो हम छोड़ देंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, व्यक्ति गलत हो सकता है, पार्टी गलत हो सकती है, हमारी विचारधारा कभी गलत नहीं हो सकती। और आप और हम मिलकर पार्टी के साथ चलेंगे। जिस दिन आपको लगे ये पार्टी भी गलत है, हम भी कह रहे हैं आप छोड़ देना इसको। पर आज हम सब संकल्प लेके जाए, हम सब मिलकर लड़े और हम सब हमारे विजन को सदन तक पहुंचाए। 1 लाख पब्लिक आप सड़कों पे मांग के लिए इकट्ठा करोगे और एक व्यक्ति को जिताकर संसद में भेजोगे, बराबर आवाज होगी। इसीलिए हमारे साथ में आइए। आज अभी थोड़े दिन बाद आपके चुनाव है, मैं कोशिश करूंगा कि फिर से आपके बीच में आएंगे। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा कि आवाज अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, आवाज अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। खामोशी की बेमौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूं मैं, टूट भी गया तो अपनी खनक छोड़ जाऊंगा। धन्यवाद, जोहार। और किस लिए आए हैं हम लोग? आज भारत आदिवासी पार्टी जो हमारे 5वीं अनुसूची का बात करते हैं, जो हमारे ग्राम सभा का बात करते हैं, जो हमारे अखड़ा व्यवस्था का बात करते हैं, जो हमारे पूर्वजों का स्वशासन व्यवस्था जो पढ़ा सरकार का बात करते हैं, उनको सुनने आए हैं। तो आज हमारे बीच जितने भी पार्टियां आई, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, जेबीएम हो, आजसू हो, तमाम पार्टियां मुझे और मेरे आदिवासी समाज को लूटने के लिए आए थे। इसलिए कभी उन्होंने मेरा जल जंगल जमीन का बात नहीं रखा, मेरा ग्राम सभा का बात नहीं रखा, मेरा जो पूर्वजों के द्वारा बनाया हुआ स्वशासन व्यवस्था जो पाढ़ा सरकार था उसका बात कभी नहीं रखा। इससे स्पष्ट पता चलता है कि हम लोगों को, हमारे आदिवासी को जितने भी पार्टियां बनी थी लूटने के लिए बनी थी। लेकिन आज पहली बार हमारे पूरे भारत देश में भारत आदिवासी पार्टी का नाम मिला, जो हमारा आदिवासियत का बात करता है, हमारा ग्राम सभा जल जंगल जमीन और मेरा महापुरुषों का नाम करता है। ऐसा हमको पहली बार हमारे बीच पार्टी सुनने और देखने को मिला। सभी 90 देशों का आदिवासी को जगाने का काम करना है, ताकि मेरा स्वशासन व्यवस्था पुनः वापस आएगा और सबों को यहां से खदेड़ के भगा देंगे, जिस तरह से अंग्रेज को हमारा पूर्वज ने भगाया। तो इस तरह से हम लोगों को समझना है और अपना गांव को मजबूत करना है, अपना अखड़ा को मजबूत करना है, हमारा सारा व्यवस्था को ढूंढना है। जब तक हम लोग अपना गांव का एक एक अखड़ा का व्यवस्था को, मेरा न्यायपालिका, कार्यपालिका, पात्रिका, जो मेरा गांव में हमारे पूर्वजों के द्वारा नियम और कानून बनाया था, उसको जब तक हम लोग पुनर्जीवित नहीं करेंगे, सुचारू रूप से संचालित नहीं करेंगे, कभी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सरकार तभी डरती है जब गांव एकता रहता है, विधायक मंत्री तभी डरते हैं जब जनता का एकता रहता है। ऐसा हम लोगों को आज मजबूत कठोर दिल बनकर के यहां से जाना है और सबों को आज के बाद घर जाकर अपने दोस्तों के साथ, परिवारों के साथ एक एक व्यक्ति को भारत आदिवासी पार्टी और अपना ग्राम सभा और पाड़ा सरकार से एक एक व्यक्ति को, एक एक लाख आदमी को अपने साथ ज्वाइन कराना है, समझाना बुझाना है। ऐसा मेरा मानसिकता है।
तो ज्यादा नहीं कहते हुए मेरा वाणी को विराम देने से पहले जितने भी मेरे पारा राजा आए हैं सभा को जोहार, और हमारे राजस्थान से आए जितने भी हमारे पदाधिकारीगण, हमारे अतिथिगण जो कि आज हमारे झारखंड राज्य को बचाने का पीड़ा उठाने आए हैं, उनको बहुत बहुत जोहार, हार्दिक बधाई। और हमारे इस मंच में जितने भी आज बुद्धिजीवी से लेकर के मेरे साथी सभा को जोहार, और हमारे जो वीर, जो हमारे ताकत, जो यहाँ पर जितने भी हमारे बैठे हुए हैं, एक जनता के रूप में, पदाधिकारी के रूप में, बुद्धिजीवी के रूप में, समाज लीडर के रूप में सभा को शहीदों की धरती जतरा भगत, धरती आवा बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर पीतांबर, फूलो जानो, सिंगी दई, पद्मश्री रामदयाल मुंडा और उनके साथ साथ तमाम जो शहीद बोनीफास लाकड़ा से लेकर के देवेंद्र सामंत से लेकर के तमाम वो शहीद जिन्होंने इस देश को बनाने में, आदिवासी समाज को बचाने के लिए और इस राज्य को बनाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, उन सबको नमन करते हुए मैं यहां से जोहार पेश करता हूं। साथियों, हम लोग राजस्थान से चल करके कई साथी गुजरात से आए हैं, कुछ साथी मध्य प्रदेश से हैं, बिहार से भी हैं, आप सब लोग झारखंड से हैं, कुछ साथी वेस्ट बंगाल से आए हैं, मैं दिल्ली से चल करके आया हूं। और एक ही बात हम लोग यहां पर आप सबसे कहने के लिए आए हैं कि जिस पार्टी के बैनर तले आज हम सब लोग एकजुट हुए हैं, उसका नाम है भारत आदिवासी पार्टी। पिछले 75 सालों में इस देश में हजारों पार्टियां बनी, उनमें बहुत पार्टियां ऐसी थी जो आदिवासियों की भी थी। कुछ पार्टियां चली, कुछ नहीं चली, लेकिन उन सब के बीच में एक कमियां जरूर रही। कोई क्षेत्र विशेष की पार्टी थी, कोई किसी समाज विशेष की पार्टी थी, कोई किसी खास धार्मिक समूह को समर्थित करने वाली पार्टी थी, लेकिन ये एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश के आदिवासियों को एकजुट करने के लिए निकली है। मैं राजस्थान के मीणा समाज से आता हूं। हमारे जो साथी आए हुए हैं वो राजस्थान के भील समाज से हैं, कुछ और समाजों से आए हैं, यहाँ मुंडा समाज से हैं, आपके ओराव से हैं, संथाल से हैं, अलग अलग समाजों के लोग हैं। और यही हमारी इस पार्टी की खूबसूरती है, और यही वो बात है जो इस पूरे के पूरे प्रांगण में जितने लोग बैठे हैं, इसके स्वरूप को अखिल भारतीय स्वरूप देते हैं। और इसी बात को लेकर के हम यहां पर आए हैं कि पिछले 200 सालों से हमारी एक लड़ाई पूरे देश में चल रही है। जब ये देश अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम था, जब ये देश राजा महाराजाओं का गुलाम था, तब भी हम लोगों ने एक लड़ाई लड़ी थी। और वो लड़ाई थी कि हम कैसे अपनी भाषा, संस्कृति, इतिहास, परंपरा, विरासत को बचाएं, अपने जल, जंगल और जमीन को बचाएं। और इस लड़ाई को लड़ते हुए हमारे पुरखे शहीद हो गए, और उसी विरासत को आगे ले जाते हुए भारत आदिवासी पार्टी अपना प्रारंभ जो है झारखंड के इस मैदान से करने जा रही है। हम आपको यह विश्वास दिलाने के लिए आए हैं कि हम लोग उस परंपरा के लोग हैं जो तिलका मांझी के यहां से शुरू हुई। हम लोग उस परंपरा के लोग हैं जो बिरसा मुंडा के यहां शुरू हुई। हम लोग उस परंपरा के लोग हैं जो टंट्या भील ने शुरू की थी। हम लोग उस परंपरा के लोग हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे पुरखों ने शुरू की थी। ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है साथियों, ये लड़ाई बहुत
अलग अलग लोग अलग अलग किस्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ लोगों की लड़ाई है कि किसी को विधानसभा जाना है, किसी को लोकसभा जाना है, किसी को संतरी बनना है, किसी को मंत्री बनना है। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी की लड़ाई आप सबके, हमारे अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है, आदिवासियों को बचाने की लड़ाई है। इसलिए हम यहां से कुछ बातें कहने के लिए आए हैं कि इस देश में आजादी के पहले और आजादी के बाद एक षड्यंत्र चला, सरकारों ने चलाया, सुनियोजित ढंग से चलाया गया और उस षड्यंत्र के तहत सबसे पहले को छीना गया। आप सबको याद है कि नहीं याद है, बताइए। याद है ना? आजादी के पहले हमारा अपना धर्म था और हम तो वो लोग हैं जो इन धर्मों के इस देश में आने के पहले से रहते आए हैं। जब इस देश में कोई धर्म नहीं था, जब इस देश में कोई सरकार नहीं थी, जब इस देश में कुछ नहीं था, तब से हम लोग आए हैं। हम लोगों ने इस देश को बनाया, लेकिन आजादी के बाद एक षड्यंत्र के तहत सबसे पहला काम हुआ कि हमसे हमारी पहचान को छीन लिया गया। आज झारखंड के इस मैदान से एक बात यहां से कहने आए हैं कि हम अपनी पहचान को वापस लेने के लिए आए हैं, आदिवासी धन कोड की मांग करने के लिए यहां से आए हैं, अपनी लड़ाई को फिर से लड़ने के लिए यहां से आए हैं। साथियों, संविधान के साथ साथ हमारे पुरखे संविधान सभा के भीतर, चाहे जयपाल सिंह मुंडा हो, चाहे निकोलस रॉय हो जो असम से आते थे, देवेंद्र नाथ सामंत हो, बनिफास लाकड़ा हो, फूलबान शाह हो और रामप्रसाद पोटाई जी हो जो छत्तीसगढ़ से आते थे, उन सब ने मिलकर के हमें अनुसूची 5 दिलवाई थी। आपको याद है कि नहीं याद है? लेकिन क्या हुआ उस अनुसूची 5 का? आज जिस अनुसूची 5 के तहत हमारी जमीनों को बचाने का जिम्मा था, वो जमीनें आज हमसे लगातार छीनी जा रही है। संविधान सभा के भीतर जब जमीनों का बात आई थी, तब जयपाल सिंह मुंडा ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आदिवासियों की जमीनों को जो है अनुच्छेद 13 के तहत मूल अधिकार में शामिल किया जाए, अन्यथा आने वाले दिनों में आदिवासियों को खत्म कर दिया जाएगा। वहां पर उनकी बात को नहीं सुना गया और उसका खामियाजा आज हम लोग यहां भुगत रहे। साथियों, जिस लड़ाई को संविधान सभा के भीतर जयपाल सिंह मुंडा जी लड़ रहे थे, उसी लड़ाई को हम फिर से यहां से शुरू करने के लिए आए हैं कि हमारी जमीनें किसी सरकार की बपौती नहीं है, हमारी जमीनें किसी वन विभाग की बपौती नहीं है, ये पूरा देश आदिवासियों का है, ये जमीन आदिवासियों की है। साथियों, इसके साथ साथ और कुछ चीजें हुई जो पिछले दिनों हुई। इसी जमीन को पूरे देश में नए 18 टाइगर रिजर्व जोन बनाए जा रहे हैं और एक एक राज्य जो है टाइगर रिजर्व जोन से लगभग 40 से 50 गांव को उजाड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। राजस्थान में 2 जगह इसी तरीके के नोटिस आ चुके हैं। आपके यहां भी आने वाले दिनों में ये नोटिस आएंगे। इसलिए साथियों, हम लोगों को ये जो नए काले कानून है, इसके खिलाफ भी इस लड़ाई को शुरू करने की जरूरत है और हम यहां से ऐलान करते हैं कि हम इन कानूनों के खिलाफ भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले अपनी लड़ाई को आगे लड़ेंगे। साथियों, आप सब लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से आदिवासियों के जो संवैधानिक हक हैं, चाहे आरक्षण हो चाहे बाकी चीजें, उसको छीनने का सिलसिला शुरू हो गया। लगातार पूरे देश भर में अनुसूचित जनजाति का जो क्राइटेरिया, एसटी का जो स्टेटस है, उसमें गैर आदिवासियों को शामिल करने का सिलसिला शुरू हुआ है। आपके यहां पर भी है। आप देखेंगे तो पता चलेगा कि हिमाचल के भीतर, जम्मू कश्मीर के भीतर, वहां के अपर कास्ट को, ब्राह्मणों को, ठाकुरों को एसटी का स्टेटस दे दिया गया और उसके जरिए आपके हक को छीनने का सिलसिला शुरू हो रहा है।
और वो यहाँ पर भी है। इसलिए जो लगातार ये जो साजिशें हो रही है, इस साजिश के खिलाफ भी हमें अपनी आवाज को बुलंद करने की जरूरत है। दूसरी तरफ आरएसएस के लोग हैं जो डीलिस्टिंग के नाम पर आदिवासियों को बांटने का काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो आदिवासी हिंदू नहीं है उसका आरक्षण छीन लेना चाहिए, उसके संवैधानिक हक छीन लेना चाहिए। तो हम यहां से कह देना चाहते हैं कि देश के आदिवासी पहली बात तो धर्म पूर्वी लोग हैं, ये धर्म बाद में आए, और जो लोग भी जिस धर्म में भी गए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, वो सब के सब आदिवासी हैं। उनको हम नहीं बंटने देंगे। उसने चाहे जिसको भी मान लिया हो, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन आप लोग सोचते हो कि डीलिस्टिंग के जरिए उसका हक छीन लेंगे, तो ऐसा नहीं होने देंगे साथियों। एक और चीज जो इस सरकार ने शुरू की, आपने देखा होगा कि आदिवासी इलाकों में छोटे छोटे कस्बों को नगर पालिका, नगर निगम बनाया जा रहा है। नगर पालिका और नगर निगम के जरिए दरअसल सरकार कर क्या रही है, जिस इलाके को, जिस पंचायत को नगर निगम बनाया जाएगा, नगर पालिका बनाया जाएगा, वहां पर आपका पेशा एक्ट लागू नहीं होगा। आपकी ग्राम सभा के अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे। हमने पिछले साल उदयपुर में जब वहां की जो नगर पालिका का क्षेत्र बढ़ाया था, हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। बबीता जी यहाँ पर मौजूद है। हम लोग कोर्ट में गए, उस लड़ाई को जीते, और जो उन्होंने जो नोटिस निकाला था उसको वापस लेना पड़ा। इसलिए साथियों, इन साजिशों को समझने की भी हमें जरूरत है। एक तीसरी चीज, बहुत जरूरी चीज, 2006 में इस देश में फॉरेस्ट राइट एक्ट आया, जिसके तहत आदिवासियों को जमीन पर मालिकाना हक दिया गया, पट्टा दिया गया। लेकिन पता चला पिछले साल तक पूरे देश में मात्र 23 लाख आदिवासियों को जमीन पर आज तक पट्टा मिला है। इस देश में लगभग 13 करोड़ आदिवासी हैं, और अगर 23 लाख को काट भी दे तो पता चलेगा लगभग 12 करोड़ से ज्यादा लोग आज की तारीख में बिना पट्टे के हैं। और जिस दिन सरकार चाहेगी, सुप्रीम कोर्ट का 2019 का ऑर्डर है, उस ऑर्डर के तहत आपको आपकी जमीनों से बेदखल कर देगी। इसलिए साथियों, हम सबको एकजुट होने की जरूरत है, हमें अपने आप को बचाए जाने की जरूरत है। पूरे देश के आदिवासियों को एकजुट करने के लिए निकली है। जो लोग हमारे साथ आना चाहेंगे उनका स्वागत है, और जो लोग अलग अलग झंडों तले लड़ रहे हैं उनसे भी कहना चाहेंगे कि आ जाइए, वक्त है, नहीं तो आने वाले दिनों में कोई नहीं बचेगा। एक एक करके इसी तरीके से मार दिए जाएंगे सबके सब, जैसे हमारे पुरखों को अलग अलग तरीके से मारा गया षड्यंत्रों में। अगर हमने अभी भी इस षड्यंत्र को नहीं समझा, जिस तरीके का खेल आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग खेलते रहे, अगर इस खेल को नहीं समझा तो आने वाले दिनों में हमें खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए साथियों, एकजुट होने की जरूरत है, और इसी एकजुटता के साथ ही हम अपने आप को बचाए रखेंगे। हम पूरे देश में जो आदिवासी क्षेत्र हैं, चाहे भील प्रदेश का मामला हो, चाहे गोंडवाना लैंड का मामला हो, चाहे छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य का मामला हो, इसी तरीके से देश भर के अलग अलग हिस्सों में जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, उनके लिए अलग राज्य की मांग भी कर रहे हैं, ताकि हम अपनी जमीनों को बचा सके, हम अपने संसाधनों को बचा सके। इस बात को भी हम यहां से कहने के लिए आए हैं। आज की तारीख में आप देख रहे होंगे कि मणिपुर को किस तरीके से जलाया गया। आपने देखा होगा कि लद्दाख पिछले 1 साल से आंदोलन में है। वो लोग कह रहे हैं कि हमें एसटी का स्टेटस दिया जाए, अनुसूची 6 में शामिल किया जाए, लेकिन लद्दाख के साथ इतनी नाइंसाफी हुई कि उनका राज्य का दर्जा भी छीन लिया गया। आज हम लोग यहां से लद्दाख के लोगों को भी सॉलिडारिटी देते हैं, मणिपुर के आदिवासियों को भी सॉलिडारिटी देते हैं, और देश भर में जहां कहीं भी आदिवासी लड़ रहे हैं उन सबको भी सॉलिडारिटी देते हैं साथियों। और अंत में मैं अपने जो साथी हैं, एक और चीज मैं कहकर के अपनी बात को खत्म करूंगा कि देश में आरक्षण के ऊपर भी लगातार कुठाराघात हो रहा है। आरक्षण की व्यवस्था से हम सब लोग परिचित हैं।
जो साथी पढ़े लिखे वो सब जानते हैं कि आरक्षण का मतलब क्या है। लेकिन 2017 के बाद से हमारे देश की सरकार एक नया कानून लेकर के आई थी जिसका नाम था लैटरल एंट्री। अंग्रेजी में कहते हैं उसको, हिंदी में कहते हैं, अगर साधारण भाषा में समझे तो चोर दरवाजे से किसी को नौकरी दे देना। सरकार ने पिछले 5-6 सालों में सैकड़ों लोग सीधे के सीधे जो है सेक्रेटरी बना दिए। जहां एक आईएएस को आईपीएस को पहुंचने में 15 साल लगते हैं, वहां उन्होंने बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी इंटरव्यू के उन्होंने सीधे उन्हें सेक्रेटरी बना दिया गया, जॉइंट सेक्रेटरी बना दिया गया, डायरेक्टर बना दिया गया। और उसके बाद से हुआ है कि वहां पर एक भी आदिवासी आज की तारीख में नहीं है। जब हमारे लोग सरकार में नहीं होंगे तो आप ये बताइए हमारे लिए लोग लड़ेगा कौन? आज ही की एक रिपोर्ट है, इस देश में लगभग 13 आईआईएम है और 13 आईआईएम में आपके आदिवासियों की संख्या 0 है। पूरे देश का एक भी आदिवासी किसी भी आईआईएम में प्रोफेसर नहीं है। इसलिए साथियों, इस साजिश को समझने की जरूरत है और इस साजिश को अगर हम लोग समझेंगे तो आने वाले दिनों में हम सब लोग बच पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में मैं अपने जो साथी आज ज्वाइन कर रहे हैं उन सब, अरे जय जोहर का नारा है, देश हमारा है, अरे एक तीर एक कमान, सभी आदिवासी एक समान, अरे एक तीर एक कमान, सभी आदिवासी एक समान। जय जोहर, जय झारखंड। क्या है और आज की तारीख में, पहले उनसे उनके मुंह से सुना करते थे कि 5वीं अनुसूची में आपका नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद नहीं हो सकता। लेकिन ये काम झारखंड में नहीं होकर ये काम राजस्थान में हमने किया कि आदिवासी इलाके में पंचायत को खत्म करके आप लोग नगर पालिका नहीं बना सकते। ये सरकार के बाप की जमीन नहीं है, ये आदिवासी की जमीन है। ये काम हमने वहां करके दिखाया। तो झारखंड से ये आग उठी है, हमारे इलाके में बिल प्रदेश में हमने ये आग को फैलाया, तो क्या झारखंड में हम लोग नहीं फैला सकते? जहां जहां आप लोग देखिए, जहां जहां भी नगर पालिका बनने वाली है वहां रोकने का काम आप लोग प्रयास करेंगे, ऐसी मुझे आशा और विश्वास है। हमारे सभी साथियों ने लगभग सारी बातें कह दी है। ये हमारे एक साथी अभी पढ़ा राजा बोल रहे थे, 17 जिलों में स्वायत्तता थी हमारी, वहां अंग्रेज भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके, अंग्रेजी का कानून भी हमारे ऊपर लागू नहीं हो सका। तो आज कैसे लागू हो गया? ये गोरे लोगों का कानून कैसे लागू हो गया? काले लोगों का कानून कैसे लागू हो गया? लागू इसलिए हो गया कि हम लोग ने कुछ समझा नहीं, कुछ सोचा नहीं। और इस बात को ध्यान से सुनिए, कुछ समझा नहीं, कुछ सोचा नहीं। कुछ साल तक तो हमने जयपाल सिंह मुंडा जी की पार्टी थी, उसको वोट दिया, तब तक हमारे आदिवासियों की सुरक्षा होती रही। उसके बाद में उसका कांग्रेस में विलय कर दिया, तब से हमारे आदिवासियों की जमीन लूटने लगी। फिर धीरे धीरे यहाँ पे बीजेपी आई, अन्य पार्टियां आई, और आप लोगों ने बिना सोचे समझे उनको वोट दे दिया और उन लोगों ने आपका सारा अधिकार छीन लिया। तो क्या राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार हैं? यार हम खुद जिम्मेदार हैं हमारे इस काम के लिए। राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार नहीं है। हमारी इस विनाशता काल की हम खुद जिम्मेदार है। अगर हमने मिल के काम किया होता, बुद्धि से काम किया होता, तो निश्चित रूप से हमको ये दिन देखने को नहीं मिलते। साथियों, एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारी रूढ़ी और परंपरा के लिए हमारे पुरखों ने लड़ाइयां लड़ी और आज हम हमारे अधिकार को बचाने के लिए बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बहुत बड़े शर्म की बात है ये। मैं आपको कहना चाहता हूं
अगर हम लोग हमारे अधिकार को बचाने के लिए बाहर नहीं निकले तो आने वाले समय में आदिवासी एक शीशे के अंदर डल जाएगा और लोग कहेंगे ये आदिवासी था इस देश का, सब खत्म हो जाएगा। स्थिति बहुत खराब है। स्थिति बहुत खराब है, इसलिए आपको समझना होगा। मैं ज्यादा नहीं, इस संविधान में आरक्षण का व्यवस्था किया गया, जिसमें राजनीतिक आरक्षण का भी व्यवस्था की गई। और वर्तमान झारखंड में आपका 28 आदिवासी सीट है और 5 लोकसभा में आदिवासी सीट है। लेकिन यह सीट संविधान के द्वारा समाज को दिया गया, ये बोल करके कि आपका जनप्रतिनिधि विधानसभा लोकसभा में चुन के जाएंगे और आपका जो भी समस्या है उस समस्या को विधानसभा लोकसभा में रखेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि देश आजादी के 75 वर्ष और झारखंड बनने का 23 वर्ष बाद भी जरूर आरक्षण सीट से आदिवासी विधायक और सांसद जीत के जाते हैं, लेकिन कोई भी आदिवासी समस्या को लेकर के सदन में सही बात रखते नहीं हैं। और हम लोग का जो सैकड़ों वर्ष पुराना जो समस्या था, जो आवश्यकता था, आज भी जहां का तहां पड़ा हुआ है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जब देश में आदिवासियों का पार्टी भारत आदिवासी पार्टी बना है, अगर इस पार्टी को झारखंड में अगर हम लोग लॉन्च करते हैं और इसके बैनर तले सभी आदिवासियों को अगर हम लोग एक मंच में ला करके अगर हम लोग भी चुनाव प्रणाली में जाएं तो निश्चित तौर पे जो है 28 जो आदिवासी सीट है वो 28 आदिवासी का सीट जो है आपका समाज का रहेगा। अभी आप लोग देख रहे हैं आदिवासी सीट या तो कांग्रेस के पास है या तो बीजेपी के पास है। तो ये लोग हमारे जितने भी आदिवासी विधायक का सांसद बनते हैं वो पार्टी के दलाल होते हैं। समाज का वोट, समाज का सीट, लेकिन कभी भी ये समाज का हक अधिकार का बात नहीं करते हैं। इसलिए इस मैदान और इस मंच के माध्यम से आप लोग से आह्वान करते हैं कि आज भारत आदिवासी पार्टी का झारखंड में शुरुआत हुई है। इस पार्टी को जो है हम लोग आदिवासी परिवार के बीच में जन जन तक पहुंचाए, ताकि हम इस पार्टी के माध्यम से जो वर्षों से लंबित आदिवासियों का जो विभिन्न समस्या है उस समस्या को जो है हम सदन के माध्यम से रख पाए और हमारे लोगों को न्याय दिला पाए। यही चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। सभी को जोहार हो, धन्यवाद। हमारे जो लोग हैं वो लोग हमसे चुनकर विधानसभा के अंदर जाते हैं और लोकसभा के अंदर जाते हैं, लेकिन हमारी बात को नहीं उठाते हैं। वो अंग्रेजी शासनकाल के अंदर जो नीति थी उसके समर्थक लोग हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि उन तमाम लोग जो अंग्रेजी हुकूमत और अंग्रेजी नीति के समर्थक हैं, उन लोगों को विधानसभा में और लोकसभा में जाना बंद कर दो। ये सारी ताकत आपके हाथ में है मेरे भाई। आज हम बात करते हैं इस क्षेत्र के अंदर 5वीं अनुसूची का मामला हो, अवैध खनन का मामला हो, श्री सरकार की जमीन हो और सरकार उस पर कब्जा करके बैठी है, या किसी उद्योगपति के नाम से वो जमीन आवंटित हो जाती है और उद्योगपति उस पर अपना कारखाना खोलता है, तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो बड़ा सरकार जो बात कर रहे थे आप लोग, जो संविधान की 5वीं अनुसूची की बात हम लोग करते हैं, वो हमारी ग्राम सभा के अंदर वो ताकत है। आपसे हम कहना चाहते हैं कि हमारे प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम सभा का गठन करो और 5वीं अनुसूची का जो प्रावधान है उसको लागू करो, और जिन सरकारों ने हमारी जमीन पर कब्जा करने के लिए जो नीति बनाई है उसका पुरजोर तरीके से विरोध करो मेरे भाई। ये लड़ाई हमारी सामाजिक लड़ाई है, जल जंगल जमीन की लड़ाई है, और ये लड़ाई मात्र झारखंड की लड़ाई नहीं है। भारत आदिवासी पार्टी पूरे भारत देश के आदिवासी को एक करने के लिए यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी आई है, और भारत आदिवासी पार्टी जल जंगल जमीन की लड़ाई तो लड़ेगी ही लड़ेगी, लेकिन क्षेत्र के अंदर हम आपसे यह भी कहना चाहते हैं कि हमारा दुश्मन
अगर हमारा आदिवासी भाई है तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम उससे समझौता करना चाहिए। और हमारी जो जाजम व्यवस्था, हमारे जो बाप दादू की जो कबीलाई व्यवस्था थी, जिसको हम कहते हैं पाड़ा सरकार, जिसको हम कह रहे हैं कि हमारे बाप दादे जिस समय अंग्रेजी हुकूमत हुआ करती थी और हमारे क्षेत्र के अंदर अंग्रेज आया करते थे, या हमारे क्षेत्र के अंदर किसी उद्योगपति या जमींदार ने किसी जमीन पे कब्जा करने की कोशिश की, तो उस समय हमारे बाप दादे जाजम बनाते थे और उसके लिए क्या करना है उसका निर्णय करते थे कि नहीं करते थे? करते थे ना। तो हमको ही उसी व्यवस्था को फिर से लागू करना है, और उस व्यवस्था को लागू करना है तो सबसे पहले ये भारत आदिवासी पार्टी है, वो आम राय का समर्थन करती है। आम राय का मतलब जिस तरीके से जिस विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर जहां का मुद्दा है वहां का स्थानीय जनप्रतिनिधि आपकी बात को विधानसभा या लोकसभा के अंदर नहीं उठाता है, तो वहां की जनता, वहां का क्षेत्र का जो निवासी होगा वो तय करेगा कि आपका जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए और कैसा आदमी आपका चुनकर, जिस व्यक्ति को आप चुनकर विधानसभा और लोकसभा के अंदर भेजो। तो कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस हो, बीजेपी हो, भारत देश के अंदर रहने वाली जितनी भी पार्टियां बनी हैं वो सब के सब पार्टियां तो हैं, और हमारे सब आदिवासी मुद्दे हो, एससी के मुद्दे हो, दलितों के मुद्दे हो, चाहे पिछड़ों के मुद्दे हो, लेकिन वो मुद्दे विधानसभा लोकसभा तक नहीं जाते। और जितनी भी पार्टियां हैं वो पूंजीपतियों की पार्टियां हैं, उद्योगपतियों की पार्टियां हैं, और हमारे यहाँ पर जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को ऊपर से टिकट दिया जाता है और वो जिस व्यक्ति को हम मात्र वोट देते हैं और वो विधानसभा और लोकसभा तक जाता है, लेकिन हमारी बात को नहीं उठाता है। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी जिस तरीके से हमारी कबीलाई व्यवस्था हुआ करती थी, आम राय हुआ करती थी, और हम जाजम पे बैठकर निर्णय करा करते थे, ऐसी व्यवस्था को कायम करने के लिए भारत आदिवासी पार्टी जिस तरीके से जहां पर जिस विधानसभा का क्षेत्र हो वहां का निवासी और वहां पर रहने वाला भाई अपने जनप्रतिनिधि का सिलेक्शन करेगा, लोकसभा का हो तो वो लोकसभा का क्षेत्रीय का निवासी हो वो वहां का लोकसभा का प्रतिनिधि जो प्रत्याशी होगा उसका तय करेगा, और जो व्यक्ति का आप तय करोगे वो निश्चित तौर पे समस्त मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आम राय से जो जाजम पे तय होगा वो अगर वहां पर विधानसभा लोकसभा के अंदर जाएगा तो हमारी बात को उठाएगा मेरे भाई। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारी जो पार्टी है वो किस अम्बेडकर के विचारों पर चलने वाली पार्टी है, बिरसा मुंडा के विचारों पर चलने वाली पार्टी है, वीर बुद्धू भगत के विचारों पर चलने वाली पार्टी है, और तिलका मांझी के विचारों पर चलने वाली पार्टी है। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी के अंदर कोई व्यक्ति प्रमुख नहीं होता, विचार प्रमुख होता है और विचारधारा प्रमुख होती है मेरे भाई। तो हम तमाम पुरखों को साथ में लेते हुए जिस तरीके से आज भारत आदिवासी पार्टी के अंदर आप सब तमाम भाइयों और झारखंड के तमाम यहाँ पर पांडाल के अंदर उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से भरोसा जताया है, उम्मीद जताई है, तो निश्चित तौर पर हम ये कहना चाहते हैं उस उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए सबसे पहले भारत आदिवासी पार्टी के अंदर हम लोगों को काम करना होगा, और हमारा व्यक्तिवाद का जो विचारधारा है उस बात को खत्म करना होगा, और आम राय आम सहमति बनाकर हमको सबको साथ में लेकर चलने की जरूरत है। आज के मौके पर जिस तरीके से जीतू भाई ने बातें बताई आपको, और आप सब जानकार लोग हो, हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर बात उठ रही है कि आदिवासियों के अंदर आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है, आदिवासियों को 5वीं अनुसूची लागू नहीं हो रही है, आदिवासियों का अधिकार छीने जा रहे हैं, आदिवासी के जितने नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, विधानसभा और लोकसभा में जाकर बात नहीं कर रहे हैं, और हमारे जितने राइट्स हैं उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो बातें हैं उन समस्त मुद्दों को हमको अगर ध्यान में रखते हैं तो हम ये समझ में आता है और देखने में आता है कि आज तक हम जितने बात कर रहे हैं ये बात अलग अलग संगठनों में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अलग अलग समूह में कर रहे हैं, अलग अलग हम संस्कृति में बटे हुए हैं, अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं। तो हम आपके माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हमको एक होने की जरूरत है, और जब हम हमारे क्षेत्र के ऊपर, हमारे इस समाज के ऊपर, या आदिवासी पार्टी के ऊपर, या किसी भी भाई के ऊपर हम ऐसी कोई पीड़ा आती है, अत्याचार होता है, शोषण होता है, उस समय हमको सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी समुदाय को, और सभी पार्टियों को और सभी संगठनों को साथ में अलग रखकर एक जाजम पर आ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जिस तरीके से हम देखना चाह रहे हैं, आप सब लोग जानते आ रहे हैं और देख रहे हैं कि जिस तरीके से मणिपुर के अंदर एक बेटी को नंगा घुमाया जा रहा है, एक बेटी को सरेआम
बंदूक की गोली से उड़ाया जा रहा है, एक भाई को मध्य प्रदेश के अंदर सरेआम सड़कों के पर घसीटा जा रहा है, और एक भाई को हाल फिलहाल कल की मैं घटना बता दूं, राजस्थान के अंदर एक नवजात शिशु को 10 से 15 साल से लगभग 10-15 बच्चे थे जिन बच्चों को यहाँ पर बेच दिया गया है, और दिल्ली तक ये कारागार इनका जो सरगना है वो काम कर रहा है। तो ऐसे जो काम करने वाले लोग हैं उन लोगों को अगर परखना है और जांचना है तो ऐसी जो समस्या आ रही है उन समस्त मुद्दों को ध्यान में रखते हुए और सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमको जब कभी भी हमारे समाज पर बात आए तो एक जाजम पर जाना चाहिए, और हमारी बात को अगर प्रखर तरीके से जब तक हम संगठित नहीं होंगे, हमारे सब समूह और जातियों के अंदर उसके अंदर अगर हम बटे हुए एक जाजम पर नहीं आएंगे तो निश्चित तौर पर हम जो मांगे हैं आज जिस तरीके से तमाम बातों को लेकर, चाहे जल जंगल जमीन की बात हो, 5वीं अनुसूची की बात हो, और जितने भी तमाम आदिवासी क्षेत्र के अंदर आदिवासी से जुड़े हुए मुद्दे हों, उन मुद्दों को अगर हम नहीं बात करेंगे और हमारी मांगे तब तक पूरी नहीं होंगी जब तक हम एक नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहले हमको एक होने की जरूरत है, और सभी वक्तागण ने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन झारखंड के अंदर हम फिर भी आएंगे, और आपने यहाँ पर बुला के भारत आदिवासी पार्टी पर, मैं सबसे अंतिम वक्ता हूँ भारत आदिवासी पार्टी का, शायद इसलिए राजस्थान की तरफ से बबीता कश्यप बहन है लेकिन झारखंड की बेटी है और वो हमारे यहाँ की बहू है। राजनीतिक फील्ड में भी हम ले जाना चाहते हैं, ताकि आज जो हमारे 2 विधायक जो थे, जब मैं कल बात कर रहा था शाम को, तो एक विधायक ने कहा सर आप जब आते थे राजस्थान तब हम स्कूल में थे, आज वो लोग यहाँ पर घंटों बोल सकते हैं। मीना जी को देखिए, सामने ग्राउंड है वहीं पे, धारा प्रवाह बोल रहे। तो ये राजस्थान की पार्टी नहीं है, ये पूरे विचारधारा बिरसा मुंडा शहीद हमारे सिद्धू कानू टाटिया भील, चाहे आपका रानी दुर्गावती, सारे लोगों के विचारधारा ये आंदोलन से उपजी हुई या सामाजिक रूप से जो पार्टी बनी है, ये पार्टी जो है सिर्फ एक क्षेत्र के नहीं है बल्कि ये भारत देश के आदिवासियों के लिए ये पार्टी है। जिस बात को हम लोग कहते थे कि भारत में आदिवासी नहीं है, बार बार सुप्रीम कोर्ट ही बोलता है भारत में आदिवासी नहीं है, लेकिन राजस्थान वालों ने ये साबित करके दिखाया, चुनाव आयोग में आदिवासी शब्द को रजिस्टर्ड करके आधिकारिक तौर में मान्यता दिलाया कि भारत देश में आदिवासी है। ये सबसे बड़ी जीत है। भारत आदिवासी पार्टी में आदिवासी शब्द लिखा हुआ है। अधिकार खत्म हो गया है। एक बहन बोल रही थी दातून और पत्ता तोड़ने के लिए भी हमें सरकार से परमिशन लेना पड़ता है। सही है कि नहीं? जो चीज हमारा है वो अब हमारा नहीं रहा, और ये सारा कुछ राजनीति के कारण हुआ है, और गंदी राजनीति के कारण हुआ है। हमारे हक और अधिकार दिनों दिन छीनते जा रहे हैं। आप साहिबगंज जिला चले जाइए, पत्थर के खदान खोद खोद के तोड़ तोड़ के बांग्लादेश को भेजे जा रहे हैं। पहाड़ के पहाड़ गायब होते जा रहे हैं, हमारी बहन बेटियां भी गायब होती जा रही है, और ये सारा अत्याचार सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के साथ हो रहा है। तो कब तक बर्दाश्त करेंगे हम? पिछली बार जब रघुवर दास की सरकार थी बीजेपी की, उस समय हमारे सीएनटी एक्ट को संशोधन करने का काम किया गया, एसपीटी एक्ट को संशोधन करने का काम किया गया, और हमारी जमीनों को जनरल बनाने का काम किया जा रहा था, ताकि हमारी जमीनों पर आसानी से मॉल बनाए जा सके, फ्लैट्स बनाए जा सके, बाहरियों का अतिक्रमण बढ़ा सके, जिसका विरोध हम लोगों ने पुरजोर तरीके से किया था। और विरोध होने के कारण आज रघुवर दास की सरकार अर्थात बीजेपी को हम लोगों ने खत्म किया, और इसमें सबसे बड़ा हाथ हम आदिवासियों का है, हम सामाजिक संगठनों का है, क्योंकि हम लोगों ने आज तक देखा है हमेशा विपक्ष का रोल सामाजिक संगठनों ने निभाया है। किसी भी विपक्षी सरकार ने विधानसभा में आवाज नहीं उठाया कि सीएनटी एक्ट का संशोधन रोका जाए। सब लोग समर्थन कर रहे थे, चुप्पी साध के समर्थन कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने इतना रैली किया, इतना धरना प्रदर्शन किए कि हम लोगों ने सीएनटी एक्ट के संशोधन को वापस कराया, और विकल्प के तौर पे हमने जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार को लाया। मगर 5 साल हम लोगों ने देखा वो भी हमारे साथ अत्याचार और शोषण ही कर रहे हैं।
आज भी हम अपने जमीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं। पूरा झारखंड, वर्तमान की जितनी भी सरकारें हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, मुख्य धारा की सरकार हो, इन पे हम लोग शामिल नहीं हुए, क्योंकि हमको पता है कि ये सारी सरकारें जो हैं वे हमारा शोषण करेंगे, हमारे लोगों का शोषण करेंगे। तो जिन जन जंगल जमीन के लिए हमने लड़ाइयां लड़ी है, उस सरकार का हिस्सा हम क्यों बने? और हमारे आंदोलन को जो चलाने वाले लोग थे, हमारे आंदोलन का जो जल जंगल जमीन बचाने के आंदोलन के जो हिस्सा थे, ये लोग भी आज तक किसी पार्टी में नहीं गए। तो मैं उन झुंझारू खूंटी के आदिवासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जोहार करना चाहूंगी। साथ ही साथ में झारखंड के परिदृश्य में मैं जान रही हूं कि पार्टियों का, राजनीतिक पार्टियों का कितना बड़ा प्रेशर रहता है, और जो जल जंगल जमीन की लड़ाइयां लड़ता है उसको कोर्ट मुकदमे में फंसाने की साजिश की जाती है, रोका जाता है। लेकिन मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि किसी में जिगरा नहीं है कि भाजपा, कांग्रेस और अन्य स्थानीय पार्टियों के अलावा किसी और आदिवासी मुद्दे की पार्टी को लेके आए। तो ऐसे दमदार जिगरा रखने वाले हमारे भाई प्रेम शाही जी मुंडा, कुंद्रेसी मुंडा, अभय फुटकुंवर, अजय कच्छप जी, इन सभी को जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूंगी इनका उत्साहवर्धन करिए, क्योंकि जल जंगल जमीन की लड़ाई तो लड़ते हैं, पर ऐसे दलाल पार्टियों के साथ में वो जाना नहीं चाहे, क्योंकि इनको पता है कि आज आपके जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो जो पार्टी है वो भी आपके जल जंगल जमीन को लूटने के लिए, पूंजीपति अडानी अंबानी देने के लिए काम करते हैं। तो मैं आज इनसे कहना चाहूंगी, दो चार नारे लगाऊंगी, ये बात भी कहना चाहूंगी कि जिस तरह का आज शुरुआत हुआ है कि जो हमारे हक अधिकार की बात करने के लिए जिस पार्टी का आगमन आज यहाँ पे हुआ है, ऐसा कार्यक्रम हर जिले में होना चाहिए। तो मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे प्रेम शाही जी मुंडा को और उनकी टीम को कि एक शुरुआत किया उन्होंने हमारे यहाँ के सोए हुए आदिवासियों को जगाने के लिए। क्योंकि भाइयों, मैं आज कहा जाए झारखंड की बेटी हूँ, और कोर्ट कचहरी मुकदमे में फंसकर कहीं ना कहीं जब राजस्थान गई, भील प्रदेश गई और वहां की बहू बनी, मैंने देखा आपके बीच से ही सीखकर, आपकी व्यवस्था को सीखकर आज वहां पे 2016 से लेके आज तक 8 साल में जिस तरह का राजनीतिक संचार हुआ है, सामाजिक संचार हुआ है, आजादी के 75 साल हम लोगों ने आंदोलन किया झारखंड में, और झारखंड बनने के 23 से 24 साल हमने ज्यादा संघर्ष किया है, लेकिन जागरूकता की बजाय हम और सो गए हैं। हमारे जल जंगल जमीन छीन रहे हैं। स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लेकर हमने जो स्थानीय पार्टियों पे भरोसा किया था, चूंकि मुख्य धारा की पार्टियों ने तो कल भी हमको लूटा है, आज भी लूट रहे हैं। और आपके बगल का ही उदाहरण लेते हैं, वर्तमान का जो ज्वलंत मुद्दा है, हमारे रांची एयरपोर्ट में अभी जो सरना स्थल को तोड़ा गया, कहीं न कहीं जानकारी के अभाव में और पार्टियों की मिली भगत से ये सारे जल जंगल जमीन हमसे छीनते जा रहे हैं। ये जो पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी, जिसका नाम शॉर्ट फॉर्म में होता है बाप, तो इस बाप के बारे में भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जब हम बात करते हैं जल जंगल जमीन हमारा है, हम आदिवासियों का है और यहाँ के स्थानीय लोगों का है, हम ये जब बात करते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि ये जल जंगल जमीन तुम्हारा कैसे है, हम बता नहीं पाते हैं। तो हमको ये जानना पड़ेगा कि ये जल जंगल जमीन हमारा कैसे है, क्योंकि जिस समय यहाँ पे कोई अंग्रेज नहीं थे, कोई मुगल नहीं थे, कोई तुर्क नहीं थे, कोई पुर्तगाल नहीं थे, उस समय हमारे बाप दादा यहाँ पे थे। उन्होंने गांव का सीमाना तय किया और जो नदी तालाब पहाड़ पे उन्होंने कब्जा जमाया। उस समय तक कोई सरकार नहीं थी, ना ब्रिटिश सरकार थी, ना अभी की भारत की सरकार है। तो इस प्रकार से पूरे गांव की जमीन जो है वो किसकी है? आज हम बोलते हैं गैर मंजूरा जमीन है, आज सरकारें वो जमीन ले रही है, या एयरपोर्ट की जमीन जो है खाली पड़ी जमीन है जो लैंड बैंक के माध्यम से सरकारें ले ली है, हम क्या बोलते हैं? सरकारी जमीन है। मैं पूछना चाहूंगी कि हमारे जो खतियान में जो नाम है वो नाम, उस पे नाम किसका लिखा हुआ है? सरकार का नाम तो नहीं लिखा हुआ है।
हमारे बाप के बाप के बाप के बाप का नाम लिखा हुआ है। तो आज हम बोलते हैं कि खाली पड़ी जमीन सरकारी जमीन है। आप मुझे ये बताइए कि खाली पड़ी जमीन अगर सरकारी जमीन है तो सरकार के बाप का नाम क्या है? अगर खाली पड़ी जमीन सरकारी जमीन है तो सरकार के बाप का नाम तो कुछ होना चाहिए। उनसे पूछेगा कि आपके पिताजी का नाम क्या है, वो नहीं बता पाएंगे। वो सरकारी जो खाली पड़ी जमीन है वो पूरे गांव का है, वो पूरे ग्राम सभा का उस पर अधिकार है। तो ये सारी बातें जो हैं, ये भारत आदिवासी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी होते हैं, जितने सदस्य गए हैं, सांसद बने हैं, इन सबों को पता है और वो वहां पे सदन पे कानून संविधान की बातें रखते हैं। और आज तक 75 साल में जितने भी आपके अन्य पार्टियों के जो लोग गए हैं, वो लोग ना आपके रीति रिवाज जानते हैं, ना आपका कल्चर सिस्टम जानते हैं, ना कानून संविधान का एबीसीडी जानते हैं। और उनको टिकट देने वाले लोग कौन लोग हैं? क्योंकि उनको टिकट जो मिलता है ऊपर से मिलता है और ऊपर से मिलने के बाद में उनको जो टिकट देने वाले लोग हैं वो अडानी अंबानी कंपनी वाले हैं, उनको चलाने वाले अडानी अंबानी कंपनी वाले हैं। इसलिए वो जब सदन में जाते हैं तो वो आपकी बात क्यों रखेंगे? वो अडानी अंबानी कंपनी को फायदा पहुंचाने की बात करेंगे। ऐसा कानून लेके आएंगे जिससे अडानी अंबानी कंपनी को, पूंजीपतियों को फायदा हो, दूसरों को फायदा हो। और हमारे भारत आदिवासी पार्टी में, जो कि आपकी अपनी पार्टी है, इस पार्टी के जो भी लोग हैं, इनको या फिर आने वाले दिन में यहाँ पे भारत आदिवासी पार्टी के तहत जिनको टिकट मिलेगी, उनका सिस्टम यही है कि आपके बीच से चुन के गया हुआ आदमी वहां पे जाके सदन में बात रखेगा और आपके बीच से चुना हुआ आदमी को ही ऊपर टिकट मिलेगा। नीचे से टिकट मिलेगा, ऊपर से टिकट नहीं मिलेगा। तो वो आदमी जो आपके बीच से चुन के गया हुआ है वो ऊपर की बात रखेगा या नीचे की बात रखेगा? नीचे की बात रखेगा। तो आज तक 70 से 75 साल में और झारखंड बनने के 24 साल में किसी भी पार्टी ने ये काम नहीं किया। इस कारण से 2.5 महीने में ये जो विचारधारा है 2016 से चल रही है, लेकिन पार्टी के फॉर्मेशन के 2.5 महीने के भीतर 4 विधायक निकले और 9 महीने में 1 सांसद निकला। और वहां पे सदन में दहाड़ के आपके जल जंगल जमीन खनिज की बात रखना है, आपके हक अधिकार की बात रखना है। और केवल बात ही नहीं रख रहा है, वहां पे जो मूवमेंट चला है ये भारत आदिवासी पार्टी चला है। इस पार्टी से मुद्दे को केवल मुद्दा ही नहीं बनाया गया है, बल्कि मुद्दे का वहां पे समाधान भी निकाला गया है। अगर हम बात करें कि आपकी यहाँ पे एयरपोर्ट की जमीन, ये जमीन के बारे में बता दूं या फिर झारखंड के आदिवासी क्षेत्र के किसी भी जमीन की बात बता दूं, CNT-SPT एक्ट में ये साफ लिखा हुआ है कि आदिवासी की जमीन बिना कलेक्टर की पूर्व मंजूरी के किसी को नहीं दी जाएगी। चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी को भी कलेक्टर महोदय की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं दी जाएगी। और आपके बिना पूछे वो जमीन बिना कलेक्टर के पूछे किसी को दी जाती है तो सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन होता है? कलेक्टर महोदय होता है। तो सीधा सीधा उपाय यही है कि कलेक्टर महोदय को ग्राम सभा के माध्यम से पूछा जाए कि ये जमीन आपने गलत तरीके से कैसे दी, और फिर भी वो नहीं माने तो फिर कलेक्टर महोदय पे भी IPC और CRPC के सेक्शन के तहत केस लगा के उनको कोर्ट मुकदमा में फंसाना होगा। ये बात हुई है जबलपुर में, गलत तरीके से आदिवासियों की जमीन कलेक्टर महोदय ने दिया दूसरों को और वहां पे उन पे केस लगा। तो ये कानून संविधान की बात के साथ में जल जंगल जमीन बचाने की बात सिर्फ और सिर्फ आपका भारत आदिवासी पार्टी ही कर सकता है कि जल जंगल जमीन को आप जरूर बचाइए, क्योंकि आपके पास में अब तक हम दूसरे पार्टियों के साथ में चल रहे थे जो कि हमारा बाप नहीं है, आज आपका अपना बाप आ चुका है। तो झारखंड में बाप के इस धुआंधार कहा जाए कि अभी तो शुरुआत है, शुरुआत ऐसी है तो अंत कैसा होगा। और हमारे आदिवासियों की एक आदत है, क्या आदत है कि वो पहले देखते हैं, चूंकि 70 से 75 साल में और झारखंड बनने के 24 साल में उन्होंने राजनीतिक पार्टियों को, कई तरह के राजनीतिक पार्टियों को देखा और उनसे प्रताड़ित हुए, इसलिए दूध का जला मट्ठा फूक फूक के पीता है। और इस कारण से भारत आदिवासी पार्टियों को भी वो अभी देखना चाह रहे हैं
इस कारण से आज वो बस उनको सुनने आए कि यहाँ पे क्या बातें होती है। और मुझे पता है कि आज के बाद चूंकि जिस तरह का माहौल हमको दिख रहा है झारखंड में, हर जगह पे चर्चा है भारत आदिवासी पार्टी की, और दूसरी पार्टियों में भी इसकी चर्चा के साथ में खौफ भी पैदा हो चुका है। तो ये कारवां जैसे राजस्थान में वहां पे सांसद विधायक कुछ ही दिनों में आए, आपके पास में 2 से 3 महीने हैं। इन 3 महीनों में हमको अपने यहाँ से कई सारे विधायक निकाल के हमको सरकार को ये बताना पड़ेगा कि आदिवासी भी सबके बाप हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि आदिवासी एक तो जुड़ते नहीं है, बहुत जल्दी किसी पे भरोसा करते नहीं है। और हमारे भारत आदिवासी पार्टी के संस्थापक सदस्य कांति भाई रोध, इनका एक स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है कि जब तक जोड़ेंगे नहीं, पूरे देश के आदिवासियों को जोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। और भारत आदिवासी पार्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि झारखंड के 32 से ज्यादा आदिवासियों को एकजुट में पिरोने का काम करेगा। तो अंत में मैं छूट गया था, हमारे यहाँ पे सभी उपस्थित हमारे अतिथिगण, यहाँ पे आए हुए सभी लोग और राजस्थान से आए हुए हमारे कांति दादा जितेंद्र जी मीणा, हमारे 2 विधायक राजू भाई बलवाई, और जितने भी यहाँ पे अतिथिगण आए हैं, मुंडा मन की पढ़ा व्यवस्था, इन सभी को जोहार और धन्यवाद। आदिवासी पार्टी क्या करेगी? आपसे भी कोई सवाल करेगा जब आप पार्टी से जुड़ोगे। तो जैसे बबीता जी ने अभी बताया कि जिसका जन्म होने के 3 महीने बाद इस भारत आदिवासी पार्टी ने 4 विधायक बनाए और 9 महीने बाद एक सांसद बनाया। इस आज तक इस देश की किसी भी पार्टी ने यह नहीं किया है, वो भारत आदिवासी पार्टी ने करके दिखाया। राजस्थान में इससे पहले जो भारत आदिवासी पार्टी के ही 2 विधायक थे जो बीटीपी के नाम से थे, और वो भारत आदिवासी पार्टी की जो सिलेक्शन प्रणाली है, उस सिलेक्शन प्रणाली के तहत सदन में पहुंचे थे। और उन्होंने जो काम करके बताया 5 साल में, आपने शायद सोशल मीडिया में देखा होगा, कहीं अखबार में पढ़ा होगा, 5 साल राजस्थान की विधानसभा में वो दोनों विधायक पहले और दूसरे नंबर पर अपने काम में रहे। जो अखबार सर्वे करता है कि सबसे अच्छा काम कौन कर रहा है, उसमें लगातार 5 साल तक भारत आदिवासी पार्टी के 2 विधायक रहे। और आने वाले समय में ये 4 विधायक राजस्थान के हैं, वो भी इस राजस्थान में 5 साल तक पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर रहेंगे। अगर आप झारखंड के लोग इस विधानसभा चुनाव में 4 या 5 लोग विधायक बन के यहां से चुन के भेजते हो, तो उन विधायकों की तरफ वो विधायक भी आपका काम करेंगे, वो भी पहले, दूसरे नंबर पर रहेंगे। और वो क्यों रहेंगे? क्योंकि आज तक हमारे जो उम्मीदवार थे, जिन लोगों को हमने वोट दिया, वो ऊपर से मैंडेट लेके आते थे। चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो या कोई भी पार्टी हो, वो पार्टी उनको मैंडेट देती थी, चुनाव लड़ने के लिए पैसा देती थी, दारू बांटने के लिए पैसा देती थी, और वो पार्टी के पैसा से चुनाव लड़के जाते थे, इसलिए उस पार्टी का गुलाम बन जाते थे। जबकि भारत आदिवासी पार्टी का उम्मीदवार आपकी विधानसभा क्षेत्र के लोग तय करेंगे कि ये हमारा उम्मीदवार होगा, और इसकी जिम्मेदारी होगी कि वो आपके प्रति जवाबदेह रहेगा। और जब आपके प्रति जवाबदार रहेगा तो वो किसी का गुलाम नहीं बनेगा, सिर्फ आपका गुलाम बनेगा। और आपका गुलाम बनेगा तो आपकी आवाज बन के विधानसभा में काम करेगा। तो ये आपके पास एक मौका है, उस मौके का फायदा उठाओ और उस विधानसभा में अच्छे उम्मीदवारों को उतारो और सदन में भेजो। और सदन में भेजने के बाद आपको क्या क्या परिणाम मिलने वाले वो तो कुजूर साहब ने आपको बताया। आप बहुत समय से यहां बैठे, इसलिए आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सबने मुझे सुना, भारत आदिवासी पार्टी में जुड़ने के लिए 4-5 घंटे तक यहां बैठे, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जोहार, जय आदिवासी। और सदस्यता लेंगे।